हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग व्हेनेवर यू आर वाचिंग। तो एक पुराने डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात किए थे द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन द इनिशियल ईयर्स। उसी बात को अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं टू कंटिन्यू दैट, क्योंकि वो बाद में छूट गई थी आधी बात। उस बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग कंट्रीब्यूशन तो था, बट चैलेंजेस क्या थे पब्लिक सेक्टर के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। द चैलेंजेस दैट वर फेस्ड बाय और द प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड बाय पब्लिक सेक्टर एंड व्हाई दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म फुल्ली, मतलब वो सिक यूनिट्स कैसे होने लगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या थी, लेट अस टॉक अबाउट दैट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑप्शनल सिलेबस एज वेल एज GS पेपर 3 सिलेबस। ठीक है, ऑप्शनल पेपर 2 के लिए और GS पेपर 3 दोनों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, so the challenges or the problems faced by public sector। सबसे पहला चैलेंज या प्रॉब्लम क्या था, द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, द पुअर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब ये पुअर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे, तो पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, वेलफेयर। इट इज़ नॉट प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, बट पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, वेलफेयर। तो वेलफेयर अगर मेन मोटिव है तो जनरली जो कॉस्ट प्राइसिंग होती थी वो कैसे होती थी, द प्राइस वाज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। ATC मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब अगर ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है, तो यू आर सेलिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस, यू आर मेकिंग नो प्रॉफिट एंड यू आर मेकिंग नो लॉस। So it's not a good pricing strategy. And even for some of the products they were using rate of returns approach, मतलब where price was greater than cost, average total cost। लेकिन इतना ज़्यादा भी प्राइस नहीं होता था that it could justify the means of production। थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया, थोड़ा सा, ठीक है, बट कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमाएंगे या कोई भी कॉरपोरेट ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो इट कैन नॉट हैव मच मनी टू री इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन फ्यूचर। कि आपके पास कोई कैश सरप्लस या कैश फ्लो तो है नहीं कि इन केस फ्यूचर में आपको इन्वेस्ट करना है फॉर टेक्नोलॉजिकली एडवांसिंग योर वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन, वो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आप तो छोटा सा प्रॉफिट ले रहे थे जस्ट टू रन योर कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। उससे ज़्यादा प्रॉफिट तो आप ले नहीं रहे थे कि फ्यूचर में अगर हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है तो हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। हो सकता है कि हमें स्टाफ ज़्यादा हायर करना हो, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए सो दैट वी कैन गिव देम सैलरीज। तो हम वो सोच तो रहे थे। वी वर हैविंग ओनली एंड ओनली वेलफेयर मेजर। पब्लिक सेक्टर का काम भी ये है, बट अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल भी नहीं बना पा रहा था पब्लिक सेक्टर। तो वही देखते हैं पुअर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो दो तरह की प्राइसिंग होती थी, रेट ऑफ रिटर्न्स अप्रोच और यूजर्स कॉस्ट अप्रोच। तो रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच में क्या होता था, वेयर P वॉज समवॉट ग्रेटर देन द कॉस्ट, यानी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वॉज ग्रेटर देन द कॉस्ट, यानी सर्टेन प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता था। अ मिनिमम फिक्स्ड रिटर्न वॉज कैलकुलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट, मिनिमम फिक्स्ड रिटर्न। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है पब्लिक सेक्टर का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट सेक्टर का काम है। तो यहाँ हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर रहे थे, बट वी वर टेकिंग अ मिनिमम फिक्स्ड रिटर्न। इससे क्या हो रहा था कि ऑपरेशंस में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। मान लो कभी बिजली का बिल बढ़ गया तो इसी कैश फ्लो से काम हो जा रहा था। बट अगर आप स्टाफिंग बढ़ा रहे हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपको स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, या फिर अपना इनपुट कॉस्ट कभी बढ़ गई, तो वो फ्लक्चुएशंस को कवर करने के लिए ये काफ़ी नहीं था। और सेकेंड अप्रोच क्या था, यूजर्स कॉस्ट अप्रोच। यूजर्स कॉस्ट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। यूज़र को वही कॉस्ट पड़ेगी जो कॉस्ट प्राइस होगा। When price is equal to cost price और the selling price is equal to cost price, और इकोनॉमिक्स के टर्म में price is equal to average total cost, यानी cost of production और selling price in the market अगर सेम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे users cost approach। It was a no profit no loss approach, no profit no loss approach। अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में फिर आपके पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम आएगा। इन केस मान लो कभी सडन सप्लाई शॉक आया, कोई इनपुट कॉस्ट मटेरियल बढ़ गया, ठीक है, बिजली का बिल बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि हम तो भाई कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे थे, तो आज भी कर रहे हैं क्रूड ऑयल। तो मान लो कभी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया तो आपकी बिजली का कॉस्ट बढ़ जाएगा, रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आपके पास अगर कैश फ्लो नहीं होगा तो यू विल बी इन डेफिसिट।
लॉस में चली जाएगी कंपनी आपकी। तो यूजर्स कॉस्ट अप्रोच इज गुड फॉर वेलफेयर बट नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ठीक, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब इस अप्रोच को सुधारा गया क्योंकि 1965 तक नॉन एसेंशियल आइटम और एसेंशियल आइटम में दो अलग अलग अप्रोच रखे जाते थे। नॉन एसेंशियल आइटम में रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच वेयर P वॉज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, और एसेंशियल आइटम, एसेंशियल मतलब जो खाने वाने वाला आइटम है, उसमें यूज़र कॉस्ट अप्रोच रखा जाता था जहाँ पे प्राइस वॉज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट। बट आफ्टर 1965 बार क्योंकि 1965 तक हमारी इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई थी, आपको याद हो 2 वॉर और ड्रॉट फैमिन आ चुका था। 1962 चाइना वॉर, 65 पाकिस्तान, 64 ड्रॉट, एंड दैट ड्रॉट लेड टू फेमिन्स। तो हमें अब थोड़ा देश में चाहिए था पैसा था नहीं हमारे पास, क्योंकि जो हमारा पब्लिक सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में किया 56 से 61 के बीच, वो फ्रूट्स नहीं दे पा रहा था क्योंकि हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान में बुरी तरह फेल हुए। तो उसके बाद आफ्टर 1965 हम लोग सारी कमोडिटी को रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच पे ले आए। रेट ऑफ रिटर्न वेयर द गवर्नमेंट सेड अनलेस अंटिल आई से, जब तक सरकार नहीं चाहेगी किसी कमोडिटी को यूजर कॉस्ट अप्रोच पे रखना, तब तक सारी कमोडिटी या सारी सर्विसेज जो पब्लिक सेक्टर दे रहा है वो रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच पे होगा। ऑल्दो द प्रॉफिट्स वर केप्ट मिनिमल, बहुत कम प्रॉफिट लेती थी पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसीलिए आगे जाके फिर से जब शॉक्स आएंगे, जब सरकार 1969 से लेके 1979 तक स्टाफिंग बढ़ाना शुरू करेगी कि गरीबी हटाओ एम्प्लॉयमेंट दो, गरीबी हटाओ एम्प्लॉयमेंट दो, जब शुरू होगा 1969 से 79 84 तक, तो ओवर स्टाफिंग शुरू करेगी सरकार। अब ओवर स्टाफिंग करोगे तो पैसा दोगे ना भाई, इनकम देना होगा, बाद में पेंशन भी देना होगा, तो उसके लिए आपके पास कुशन तो था नहीं, बिकॉज यू वर हैविंग अ वेरी मिनिमल प्रॉफिट। आगे जाके फिर ये एक चैलेंज बनेगा। वाई? बिकॉज ऑफ लेस कैश फ्लो ड्यूरिंग गुड ईयर्स, सो इन द ईयर्स वेयर मोर कुशनिंग वॉज नीडेड इट वॉज नॉट देयर। ठीक, नाउ कंटिन्यूअस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी मीन्स, मान लो कि आपने इतना इन्वेस्ट किया है कि पब्लिक सेक्टर 1000 यूनिट्स तक प्रोडक्शन कर सकता है, आउटपुट दे सकता है, बट आप प्रोड्यूस कर कितना रहे हैं एक्चुअली 500 यूनिट्स ओनली। ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हैं आप। ठीक, तो -500 जो है वो आप यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हैं अपने ओवरऑल कैपेसिटी का। इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर एक्चुअल पोटेंशियल कैपेसिटी फुल्ली। प्लस देयर वर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर है, डायरेक्टर के बोर्ड पे कौन बैठ रहा है, कोई ना कोई, या तो आपका ऑफिसर रैंक का अधिकारी बैठेगा, मतलब IAS लेवल का अधिकारी बैठता है, या फिर गवर्नमेंट अपॉइंटीज बैठ रहे हैं। So there was a lot of political interference in the decision making of public sector that sucked away the autonomy of these public sector. जैसे ही autonomy जाती है और political interference बढ़ता है, then the government chooses to fill its own coffers more than improving the cash flow of the public sector unit. तो यही प्रॉब्लम हुई यहाँ भी। देयर वॉज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन ऑल डिसीजन मेकिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। पहले तो अपने अपॉइंटीज भी, अगर आप पब्लिक सेक्टर आज भी अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर यूनिट में गवर्नमेंट अपने अपॉइंटीज बैठाती है, या गवर्नमेंट सर्वेंट्स लाइक IRS ऑफिसर्स आर द ऑन द बोर्ड ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर यूनिट। अब तो चलो फिर भी ठीक है कि प्रोफेशनल्स एंड द पीपल हु आर फ्रॉम बॉटम्स अप अप्रोच के तहत जो लोग वहाँ पे सालों साल काम किए हैं, दे आर ऑल्सो ऑन द बोर्ड, बट स्टिल देर इज़ अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और उस टाइम तो और भी ज़्यादा था क्योंकि पब्लिक सेक्टर वॉज द ओनली सेक्टर। सिंस द एग्रीकल्चर आउटपुट वॉज ऑल्सो इरेटिक, देयर वॉज लैक ऑफ रॉ मटेरियल। याद करो 1969 से पहले वी वर नॉट इवन फूड सिक्योर, हमें खाने के लिए भी हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट थे। तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी तो सोचना दूर की बात है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कॉटन कहाँ से मिलेगा, या चाय बनानी है तो चाय पत्ती कहाँ से मिलेगी। ठीक है, पैकेज भी करना है तो वो मिलेगा कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से। और प्राइमरी सेक्टर के पास आउटपुट था नहीं बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो वी स्टक
बट फिर भी बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन तो हालत बहुत ही ख़राब थी, ठीक है, बिकॉज वी वर सुपर डिपेंडेंट अपॉन मानसून। इवन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पास नहीं था इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, हमने इरिगेशन फैसिलिटी नहीं बनाई, आज भी 48% के आसपास ही इरिगेशन फैसिलिटी है। तो उसकी वजह से क्या होता था, द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इरेटिक, इट वॉज सुपर डिपेंडेंट अपॉन मानसून। अगर मानसून ख़राब हुआ तो भी आउटपुट जाएगा, मतलब आउटपुट का मतलब जो भी खेती से आपको मिलने वाला है प्राइमरी सेक्टर से आउटपुट वो, ठीक। और अगर बारिश ज़्यादा हो गई, फ्लड आ गया तो भी ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा क्रॉप। तो रॉ मटेरियल का सप्लाई नॉट जस्ट इन क्वांटिटी बट ऑल्सो इन क्वालिटी वॉज बैड, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर को बार बार क्या हो रहा था, अब पहला कंडीशन देखो कि हम कमाई नहीं कर रहे हैं, कैश फ्लो नहीं कर रहे, प्रॉफिट ज़्यादा ले नहीं रहे, और इन केस अगर सप्लाई कम हो गया किसी वजह से बिकॉज ऑफ इरेटिक मानसून, तो क्या होगा, सप्लाई कम होगा तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल राइज, प्राइस ऑफ इनपुट विल राइज। अब इनपुट प्राइस अगर बढ़ेगा, कुशन हमारे पास है नहीं बिकॉज वी डोंट हैव द कैश फ्लो, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ प्रॉफिट, तो क्या होगा, पब्लिक सेक्टर विल गो इनटू लॉसेस। व्हाई, बिकॉज ऑफ राइजिंग सप्लाई साइड कॉस्ट, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन की वजह से आपका प्रॉफिट कम 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 होगा और आप लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, पुअर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, पुअर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस लाइक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का अगला स्वरूप है ये। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहीं इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाएंगे तो क्या सोचेंगे कि आपको चीप लेबर मिल जाए, बिजली ठीक ठाक मिल जाए, पानी मिल जाए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड सही हो, ठीक है, और आसपास आपको सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जाए। ये 6 चीज़ तो कोई भी सोचेगा, सोचोगे ना ये बात कि अपना अगर हमें प्रॉफिट बढ़ाना है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखनी है तो ये कुछ चीज़ें तो हमको देखनी ही होंगी, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखनी होंगी, बट यहाँ डिसीजन कैसे होते थे, पॉलिटिकल टाइप डिसीजन, कि जैसे मैं यहाँ से एमपी चुन के आया हूँ, ठीक है, मैं इस जगह से एमपी चुन के आया हूँ, तो अब मेरे वाले इलाके में आप कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करके दिखाइए, या मेरे इलाके में आप लगाइए क्या, फैक्ट्री लगाइए। ऑल्दो इट वॉज नॉट वायबल, इकोनॉमिकली वायबल नहीं था वो, बट फिर भी ये काम करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था, वाई इट हैड टू बी डन, बिकॉज देयर वॉज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आपको सरकार चलानी है, आपको देखना है चारों तरफ कि भाई मेरे कोलिशन वाले जो हैं या हमारे जो नेता हैं वो हमसे रूठ न जाए। तो आप इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं देखते थे, आप पॉलिटिकल वायबिलिटी देख के इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे थे। अगर पॉलिटिकल वायबिलिटी देख के आप इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे तो इट इज़ बाउंड टू फेल। क्या हो रहा था प्रॉब्लम कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेबर इज़ नॉट स्किल्ड, रॉ मटेरियल दूर से आ रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है ही उस टाइम, स्टिल वी वर मेकिंग इंडस्ट्रीज विदाउट डूइंग द वायबिलिटी स्टडी ऑफ द फैक्ट्रीज, ठीक है, ओके। सो प्रॉपर वायबिलिटी स्टडी नहीं कर रहे थे। डिसीजन टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट वॉज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि इकोनॉमिक डिसीजंस वर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। नाउ दिस रिजल्टेड इन लैक ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि दूर से आप सामान मंगा रहे हैं, तो आप प्रॉफिट कमाएंगे कैसे, इवन और रेट ऑफ रिटर्न आपका कम है ही, कैश फ्लो आप ज़्यादा कमा नहीं रहे, वेरिएबल कॉस्ट हाई है आपकी, तो यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट, यू विल कीप ऑन गोइंग इनटू लॉसेस। वेरिएबल कॉस्ट मतलब कभी ईंधन का दाम बढ़ जा रहा है, कभी रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जा रहा है, तो आप कभी प्रॉफिट में जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है, आप लॉस में जाते जाएंगे, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, द प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मीन्स दोज हु आर वर्किंग, ठीक है, सो मैनेजमेंट प्रॉब्लम वॉज देयर इन पब्लिक सेक्टर। पहली बात, देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेंटिव्स। आप कम काम करिएगा तो भी आपको उतनी ही सैलरी मिल रही है, आज भी, ठीक है, आप ज़्यादा काम करिएगा तो भी आपको उतनी ही सैलरी मिल रही है। आप गलत काम करिएगा तो ऐसा भी नहीं कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है कि अच्छा काम करोगे तो कैरेट और खराब काम करोगे तो स्टिक, ऐसा पॉलिसी भी नहीं है कि आप गलत काम करिएगा कुछ दिन के लिए आपको मान लीजिए कि हटा दिया गया या ट्रांसफ़र का हो जाएगा आपका, बट आपकी जो जॉब है वो तो सिक्योर रहेगी। सो देयर वाज नो इंसेंटिव टू परफॉर्म, नो इंसेंटिव टू परफॉर्म देयर, हाँ, बट देयर वर इंसेंटिव्स
अगर आप मान लीजिए फाइल रोक दिए किसी काम की, तो देयर वाज इंसेंटिव ऑफ रेंट सीकिंग। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब यही है, बिकॉज देयर वर टू मैनी पीपल इन्वॉल्व विदाउट एनी इंसेंटिव्स इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ व्हाट दिस पब्लिक सेक्टर यूनिट। सो दैट्स वाई डिसीजन मेकिंग क्या हुआ, स्लो हो जा रहा था। डिसीजन मेकिंग क्या होता था, स्लो हो जाता था। ठीक है, समझ गए। तो डिलेज इन अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स, वाई, रेंट सीकिंग। अब मेरे मन मुताबिक कुछ मिठाई विठाई दे दीजिए तो हम अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ड्यू टू इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज ऑल्सो एंड समटाइम्स फॉर किकबैक्स और यू कैन से रेंट सीकिंग। ठीक है, और यू कैन से रेंट सीकिंग। देयर वॉज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, उस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़िए। ओवर अपॉइंटमेंट्स एट टॉप लीडरशिप, आज भी है। ठीक है, MDs and directors and the people at the board are chosen by the government. Those who are favorites of the government are chosen for the board of the public sector units. तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को सबसे पहली बात की ऑटोनॉमी कम हो जाती है डिसीजन मेकिंग की, प्लस गवर्नमेंट ये देखती है कि कहाँ से हम डिविडेंड ज़्यादा ले सकते हैं या प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट। सो इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन प्रॉफिट्स फॉर इम्प्रूविंग देयर ओन एफिशिएंसी, दे हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस यानी कि अपॉइंटमेंट में जो इन्फ्लुएंस था टॉप लीडरशिप में, दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। ओके, नाउ टोल्ड यू देयर वाज नो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है आपको खराब काम करने का, डिसइंसेंटिव नहीं मिल रहा है, ऐसा है नहीं कि आपका डिमोशन हो रहा है, और कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है अगर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, तो कि आप अगर ज़्यादा आउटपुट लेके आ रहे हैं तो सम पार्ट ऑफ दैट आउटपुट और द प्रॉफिट विल बी गिवन टू यू एज एन इंसेंटिव। ऐसा तो हो नहीं रहा है, आपका फिक्स सैलरी आपको मिलेगा, चाहे आप अच्छा काम करो चाहे आप खराब काम करिए। सो द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज ड्यू टू परमानेंट नेचर ऑफ जॉब्स ऑल्सो लेड टू इनएफिशिएंसी। परमानेंट है, कुछ होना नहीं है, बाहर जाना नहीं है, एंड वो भी स्ट्रांग है हमारा ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग और एनीवन। ठीक है, so this work culture became very slow and inefficient, as well as the decision making become inefficient. Now lack of incentives to perform and no disincentive to underperform also led to inefficient human resource. Okay, so this was also a problem, we have talked about it. Now we will stop it here. These were some of the problems and still are the problems that public sector units are dealing with. एंड आई होप आज के लेक्चर से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी दैट वाई पब्लिक सेक्टर्स आर समवॉट डिसओरिएंटेड इवन विथ द डे टू डे रियलिटीज़ दैट आर गोइंग ऑन। प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स 90s के पहले थी और आज वो वाली नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं। सेम प्रॉब्लम्स, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर एग्जिस्टिंग टुडे एज वेल। लैक ऑफ ऑटोनॉमी एंड लैक ऑफ इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव इज अ मेन प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम्स डाउट्स हैं तो डू राइट इन द कमेंट्स। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, डू राइट इन द कमेंट, प्लीज़ शेयर इट, लाइक द वीडियो, एंड वी विल मीट अगेन विथ सच टॉपिक्स अगेन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, वी विल मीट अगेन सून, बाय बाय।